आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन राम मनोहर लोहिया। प्रस्तावना में है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 1910 में हुआ था। वे समाजवादी विचारों के उग्र तथा धुआंधार प्रचारक थे। उनके भाषण तीक्ष्ण आलोचना से युक्त तथा आंकड़ों से पूर्ण हैं। देश के स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत के समाजवादी आंदोलन की प्रगति में उनका उल्लेखनीय योगदान था। उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1953 में एशियाई समाजवादी सम्मेलन संपन्न हुआ। 1952 में कांग्रेस समाजवादी दल के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि समाजवादी चिंतन में गांधीवादी विचारों को और अधिक अंश में सम्मिलित किया जाए। वे कुटीर उद्योगों पर आधारित विकेंद्रीकृत अर्थतंत्र के पक्ष में थे। साम्यवादियों के विपरीत, जिन्हें बड़ी मशीनों की धुन है, लोहिया ने उन छोटी मशीनों को महत्व दिया जिनके द्वारा अल्प पूंजी लगाकर श्रम शक्ति का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। 1952 में हुए पंचमढ़ी के समाजवादी सम्मेलन में अनेक प्रतिनिधियों ने इस प्रकार के विचारों के प्रति गहरा असंतोष प्रकट किया। 1953 में अशोक मेहता ने पिछड़े हुए अर्थतंत्र की राजनीतिक अनिवार्यताएं नामक अपनी थीसिस प्रतिपादित की, जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस की विचारधारा समाजवादियों के सिद्धांतों के निकट आ रही है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस तथा प्रसोपा के बीच अधिक घनिष्ठ सहयोगों का समर्थन किया। फिर इसके विरुद्ध लोहिया ने समान दूरी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। चूँकि लोहिया पर गांधीवाद का प्रभाव बढ़ रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि समाजवादी कांग्रेस तथा साम्यवादियों के समान दूरी पर है। उनका आग्रह था कि प्रसोपा को कांग्रेस के साथ अटल मैत्री संबंध नहीं कायम करना चाहिए, बल्कि यह अच्छा होगा कि वह परिस्थितियों के अनुसार उनमें से किसी के भी साथ चुनाव संबंधी समझौता कर ले। 1954 में त्रावणकोर कोचीन में भाषात्मक राज्य की मांग करने वाले आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोली चला दी। उस समय लोहिया प्रसोपा के महासचिव थे। उन्होंने पुलिस के कार्य का विरोध किया और यहाँ तक मांग की कि पट्टम थानू पिल्लई के समाजवादी मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे देना चाहिए। दिसंबर 1955 में भारतीय समाजवादी दल की स्थापना हुई और लोहिया उसके पहले अध्यक्ष बने। लोहिया ने भारत की परराष्ट्र नीति की खुलकर आलोचना की थी। उन्होंने नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति में विश्वास नहीं किया था। उनका कहना था कि भारत को विदेशों में पक्के मित्रों की खोज करनी चाहिए। आगे चलकर लोहिया हिंदी के महान समर्थक बन गए। वे चाहते थे कि हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर शीघ्र ही भारत की सहकारी भाषा बना दिया जाए। उनका कहना था कि भारत में लोकतंत्र तब तक वास्तविक नहीं बन सकता जब तक कि लोक प्रशासन अंग्रेजी के माध्यम से चलाया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी बहुसंख्यक जनता के लिए एक गुप्त रहस्य है। फिर दूसरी हेडिंग है लोहिया के सामाजिक एवं राजनैतिक विचार। इसके अंतर्गत कहा गया है, लोहिया के अनुसार इतिहास की गति चक्र के सदृश तथा अपरिवर्तनीय होती है। यह धारणा अरस्तु के चक्र सिद्धांत का स्मरण दिलाती है। इससे इस धारणा का खंडन होता है कि इतिहास सरल रेखा की भांति आगे को बढ़ता रहता है। उस चक्रवत गति के दौरान देश सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुंच सकता है और पतन के गर्त में भी डूब सकता है तथा पुनः उठ सकता है। इतिहास के चक्र सिद्धांत के प्रवर्तकों में लोहिया सोरोकिन को स्पेंगलर तथा निथ्रॉप से बड़ा मानते हैं। लोहिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को स्वीकारते हैं, किंतु परंपरावादी मार्क्सवादियों के मुकाबले वे चेतना को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। वे एक ऐसे सिद्धांत की रचना के पक्ष में हैं जिसके अंतर्गत आत्मा अथवा सामान्य उद्देश्यों तथा द्रव्य अथवा आर्थिक उद्देश्यों का परस्पर ऐसा संबंध हो कि दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व कायम रहे। लोहिया का विश्वास था कि इतिहास में जातियों तथा वर्गों का संघर्ष देखने को मिलता है। जातियों की विशेषता यह होती है कि उनका रूप सुनिश्चित होता है। इसके विपरीत वर्गों की आंतरिक रचना शिथिल हुआ करती है। वर्ग तथा जाति के बीच घड़ी के दोलन की सी आंतरिक क्रिया होती रहती है। यही दोलन क्रिया इतिहास को गति प्रदान करती है। जातियां गतिहीनता, निष्क्रियता तथा रूढ़िगत अधिकारों की पुरातनवादी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। वर्ग सामाजिक गतिशीलता को प्रचंड शक्तियों के प्रतिनिधि होते हैं। लोहिया के अनुसार अब तक का मानव इतिहास जातियों तथा वर्गों के बीच आंतरिक गति का इतिहास है। जातियां शिथिल होकर वर्गों में परिणत हो जाती हैं और वर्ग संगठित होकर जातियों का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार लोहिया की जातियों तथा वर्गों के बीच संघर्ष की धारणा प्रेरितों के सिद्धांत का ही लोकप्रिय रूप है।
प्रेरितों के अनुसार इतिहास में संघर्ष लगान उपजीवी भूस्वामियों के स्वार्थों तथा धनिकों द्रव्य के स्वामियों के हितों के बीच हुआ करता है। भूस्वामी अवयवी समूहों की स्थिरता के अवशेष हुआ करते हैं और धनी लोग सम्मिलन के अवशेषों के प्रतिनिधि होते हैं। लोहिया का आग्रह रहा है कि एशिया के समाजवादियों को मौलिक चिंतन तथा अभिक्रम का अभ्यास डालना चाहिए। उन्हें अपनी नीतियाँ उस सभ्यता के संदर्भ में निरूपित करनी है जो शताब्दियों पुराने निरंकुशवाद तथा समानतावाद के कूड़े करकट में से उभरने का प्रयत्न कर रही हैं। एशियाई राजनीति की दुर्दशा का मुख्य कारण यह है कि उसमें कट्टर धार्मिक विश्वासों और राजनीतिक सोच विचार का मिश्रण पाया जाता है। इससे पंथाभिमान तथा सांप्रदायिकता का विष फैलता है। चूँकि एशियाई देशों में लोकतांत्रिक राजनीति की निश्चित परंपराओं का अभाव है, इसलिए प्रायः आतंक तथा हत्याएं राजनीतिक कार्यप्रणाली का रूप धारण कर लेती हैं। एशियाई राजनीति तथा समाज की दूसरी दुर्बलता यह है कि नौकरशाहों और उद्योग प्रबंधकों का नया वर्ग उत्पन्न हो गया है। इन विभिन्न दुर्बलताओं के कारण ऐसे नेताओं का उत्थान संभव हो गया है जो नाटकीय तथा जनोत्तेजन तरीकों से अपने को पदारूढ़ रखने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए लोहिया ने ऐसे व्यापक तथा मौलिक सामाजिक दर्शन की आवश्यकता पर बल दिया जो एशिया में व्याप्त बीमारियों का उपचार कर सके। लोहिया ने चतुस्तंभी 4 स्तंभों वाले राज्य की कल्पना की है। इन चतुस्तंभी राज्य में केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण की परस्पर विरोधी धारणाओं को समन्वयित करने का प्रयत्न किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव, मंडल, जिला, प्रांत तथा केंद्रीय सरकार का महत्व बना रहेगा और उन्हें एक कार्यमूलक संघवाद की व्यवस्था के अंतर्गत एकीकृत कर दिया जाएगा। कार्यों का संपादन उन्हें एक सूत्र में बांध कर रखेगा। इस चतुस्तंभी राज्य में जिलाधीश का पद समाप्त कर दिया जाएगा क्योंकि वह राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण की बदनाम संस्था है। इसके अतिरिक्त मंडलों, गांवों तथा नगरों की पंचायतों कल्याणकारी नीतियों तथा कार्यों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेंगी। लोहिया विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक हैं। इसका अर्थ है कि छोटी मशीनें, सहकारी श्रम तथा ग्राम शासन, पूंजी के संचय तथा बढ़ती हुई बेकारी को रोकने के लिए लोहिया ने छोटी मशीनों पर आधारित उद्योगों का समर्थन किया है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में लोहिया कहने लगे कि परंपरावादी तथा संगठित समाज मरा हुआ सिद्धांत तथा मरणशील व्यवस्था है। इसलिए उन्होंने नवीन समाजवाद का नारा लगाया। इस नवीन समाजवाद के लिए उन्होंने 6 सूत्री योजना का निरूपण किया। आय तथा व्यय के क्षेत्र में अधिकतम समानता के स्तर को उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके लिए राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण साधन है, किंतु वह एकमात्र साधन नहीं है। विश्व में आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है। इसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि संपूर्ण विश्व में जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयत्न किया जाए। लोहिया ने वयस्क मताधिकार पर आधारित विश्व संसद का समर्थन किया है। यह एक जटिल तथा यूटोपियाई सुझाव प्रतीत होता है। लोहिया लोकतांत्रिक राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्के समर्थक हैं। वे चाहते थे कि वाणी की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता तथा निजी जीवन की स्वतंत्रता के क्षेत्र सुरक्षित होने चाहिए और किसी भी सरकार को बलपूर्वक उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामान्य जनों के अधिकारों तथा प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए वैयक्तिक तथा सामूहिक सविनय अवज्ञा की गांधीवादी कार्य प्रणाली का समर्थन किया। इसका मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। फिर है निष्कर्ष। अंतिम हेडिंग। समाजवादी दल के नेताओं में नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण पर मार्क्सवाद का सबसे अधिक प्रभाव था। उनकी तुलना में लोहिया पर गांधीवाद विचारधारा का प्रभाव अधिक था। एक समाजवादी बुद्धिजीवी के रूप में राम मनोहर लोहिया ने सूक्ष्म चिंतन तथा मनन किया। उन्होंने समाजवादी चिंतन की समस्याओं को एशियाई दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया। वे कोरे पंथवादी नहीं थे। उन्होंने कर्म तथा चिंतन के द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की समस्या को सदैव ध्यान में रखा। वे चाहते थे कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन तथा स्वभाव की अभिव्यक्ति हो। वे इस पक्ष में नहीं थे कि व्यक्तित्व के किसी विशिष्ट पहलू की एकाग्र तथा सीमित वृद्धि हो। धन्यवाद।